So, good morning, dear students. As I have already completed the most of the topics of this chapter in the previous classes, now I need to explain you about electric flux. Well, I have already somehow explained you a little bit about electric flux. What is flux? So, before going to electric flux, we just focus on what is flux. So, flux is what? Flux का मतलब होता है कि any physical quantity, if it is passing through a particular cross sectional area, ठीक है, तो how much it is passing through that area, that is what flux means. मतलब कितना फिजिकल क्वांटिटी पास हो रहा है उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू. सो दैट वॉट फ्लक्स मीन्स. वैसे कि आप वाटर के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस भी किया हुआ है कि अगर कंसिडर अ फ्लो ऑफ लिक्विड विद वेलोसिटी v थ्रू अ स्मॉल फ्लैट सरफेस ds, बहुत ही छोटा है तो ds मान लिया इसको, एक सरफेस है हमारा, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन है फ्लो ऑफ लिक्विड का. ठीक है. सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय द वॉल्यूम क्रॉसिंग एरिया पर यूनिट टाइम. मतलब कितना वॉल्यूम का लिक्विड पर एरिया को, उस एरिया को कितने टाइम में, जितने टाइम में मतलब क्रॉस कर रहा है, उसका जो रेट ऑफ फ्लो है इज गिवन एज वेलोसिटी इनटू ds, मतलब वेलोसिटी इनटू एरिया, जो कि आप लोग बर्नौलीज थ्योरम थोड़ा बहुत अगर याद होगा तो उससे रिलेट करके इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से ग्रास्प कर सकते हो. एंड रिप्रेजेंट्स द फ्लक्स ऑफ द लिक्विड. तो इसी को हम बोलते हैं फ्लक्स ऑफ द लिक्विड अक्रॉस द प्लेन. इफ़ द नॉर्मल टू द सरफेस इज़ नॉट पैरेलल, अगर पैरेलल नहीं है, मतलब सरफेस का नॉर्मल, जैसे कि इसकी बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, चलिए सरफेस का नॉर्मल की बात ये कुछ इस तरीके से कर रहा है कि वन मिनट. तो यहाँ पे मान लीजिए एक सरफेस है, ठीक है. अगर एक मैं इसे बनाऊँ यहाँ पे, वन मिनट, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर कोई एक नॉर्मल, मतलब सरफेस ऐसे रखा हुआ है, सरफेस का नॉर्मल हम कैसे डिसाइड करते हैं भाई? सरफेस से बिल्कुल एक परपेंडिकुलर एक लाइन अगर हम बाहर की तरफ निकाले, सरफेस से बाहर निकलती हुई लाइन, और वो लाइन परपेंडिकुलर होगी उस सरफेस के प्लेन से, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, तो सरफेस को जिस तरीके से रखा है कि उसका जो नॉर्मल निकलेगा दैट इज़ पैरेलल टू द फ्लो ऑफ लिक्विड. ठीक है. अगर पैरेलल ना हो करके थोड़ा सा टिल्टेड हो फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब थीटा का एंगल बना रही हो सरफेस के साथ, मान लो, तो उस केस में क्या होता है हमारा, द प्रोजेक्टेड एरिया इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द v इज डेल्टा ds cos थीटा. डेल्टा इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जिससे कि वो जा रही है, ds cos थीटा. इसमें जो ds का, ds क्योंकि एक एरिया है और एरिया एक वेक्टर होता है, तो उस वेक्टर का इसने कॉस कंपोनेंट लेकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है. इसका मतलब कॉस कंपोनेंट उठा लिया है, तो डेल्टा ds cos थीटा बन जाता है. खैर ये वाटर के केस में जो भी होता है पिछली बार, ठीक है, ये ऑलरेडी आपको अगर कॉन्सेप्ट से रिलेट करोगे थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा. ये तो वाटर के बारे में बताया. यहाँ पे हमको फ्लक्स पढ़ना है बट वाटर के लिए तो नहीं पढ़ना है. तो देयरफॉर द फ्लक्स गोइंग आउट ऑफ द सरफेस, इस केस में ds के लिए वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द वाटर इनटू ds डॉट ds, मतलब कॉस थीटा को हमने कन्वर्ट कर दिया है आपके डॉट में. आपको पता ही होगा कि वेक्टर फॉर्म अगर डॉट प्रोडक्ट है तो उसका स्केलर फॉर्म जो हो जाता है, मैग्नीट्यूड फॉर्म, वो कॉस थीटा बन जाता है डॉट, और क्रॉस साइन, आपका क्रॉस जो है वो साइन थीटा बन जाता है. तो उसका अदर वे अराउंड भी होता है. अगर कॉस है तो आप उसको डॉट में कन्वर्ट कर सकते हो. यहाँ पे वही चीज़ किया हुआ है, डॉट में कन्वर्ट करके एक एन कैप लगा दिया है जो कि यूनिट वेक्टर है, जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. और ds तो आप जानते हो दैट इज़ एरिया एलिमेंट. सो फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो यहाँ तो वाटर की बात हो रही थी, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करेंगे, देखो वाटर तो दिखता है हमको एक्चुअली में, वाटर फ्लक्स अगर हम देख रहे हैं तो उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज़ ऑब्जर्वेबल. ठीक है. रियल लाइफ में हम देख सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तो हम देख नहीं सकते ना, वो तो हमारी इमेजिनरी एक चीज़ है, हाइपोथेटिकल चीज़ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. वो तो हम समझने के लिए कॉन्सेप्ट को मतलब ये चीज़ बनाए रखा है हमने. ठीक है. तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन वी शुड हाउएवर नोट दैट
देर इज़ नो फ्लो ऑफ फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी अनलाइक द केस ऑफ लिक्विड फ्लो। ऑब्वियस बात है, हमें फ्लो होते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो नहीं दिखेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर, पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज़ व्हाट फ्लक्स मीन्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स। सो इन द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्क्राइब्ड अबव, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है यहाँ पे, ऑलरेडी उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। राइट साइड में डायग्राम्स हैं, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में ही डायग्राम्स हैं वो सारे। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ यूनिट एरिया प्लेस नॉर्मल टू द फील्ड एट अ पॉइंट इज मेजर ऑफ अ बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। मतलब कोई भी पॉइंट आप ले लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल राइट साइड में आपका डायग्राम्स बने हुए हैं, उसमें कहीं एक पॉइंट ले लो दोनों डायग्राम में, मतलब सी और डी में अगर आप ध्यान दो तो कोई भी एक पॉइंट अगर उठा लो, कहीं पॉइंट पे किसी पॉइंट बना लो, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो जो चार्ज के एकदम पास वाला पॉइंट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू अगर उसको दूर कहीं पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करने को बोले। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे फ्लक्स का कुछ मीनिंग भी कुछ वैसे ही होता है। दिस मीन्स दैट इफ़ वी प्लेस अ स्मॉल प्लेनर एलिमेंट ऑफ एरिया डेल्टा एस, जो कि यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, उसी की बात कर रही है, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मली बिल्कुल देखो सरफेस को रखा गया है, राइट साइड में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपको दिख भी रहा होगा इधर की तरफ में। सो अगर ये ऐसी चीज़ें हैं तो तब तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, वो फाई से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। फाई, अगर आपको पता होगा, फाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो फाई है आपका, इट इज़ अ सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है, देन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग इट इज़ प्रोपोर्शनल टू ई इंटू डेल्टा एस। अब ई इंटू डेल्टा एस ये जो है फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ई इंटू डेल्टा एस केस तब लगता है जब केस बिल्कुल ऐसा है कि सरफेस जो है आपके उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। तो सरफेस का जो हम नॉर्मल निकालते हैं, यानी कि एरिया वेक्टर जो कि डेल्टा एस वेक्टर निकला हुआ है यहाँ पे, वो बिल्कुल और बिल्कुल ही क्या आता है, पैरेलल आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। देखो यहाँ पे आ रहा है ना फर्स्ट केस में, है ना, लेकिन सेकंड केस में देखो तब क्या होगा, अगर आपका ये जो एरिया वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना ले, टिल्ट हो जाए हल्का सा सरफेस, अगर सरफेस हल्का सा टिल्ट हो जाएगा बेटा, तो एक्सप्रेशन आपका जो फ्लक्स का होगा वो थोड़ा सा चेंज हो करके क्या हो जाएगा, दैट उसमें कॉस का कंपोनेंट आ जाएगा, क्योंकि हम वही वाला कंपोनेंट लेते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा एस के वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे बेटा, तो दो हमें निकल के आते हैं, दो वेक्टर हमारे, है ना, दो कंपोनेंट निकल के आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वाला कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, वर्टिकल वाला साइन कंपोनेंट, जो कि पहले से करते हो आया आप लोग। तो कॉस कंपोनेंट हो जाएगा डेल्टा एस कॉस थीटा। तो इसीलिए जो इसका एक्सप्रेशन है वो बन जाता है यहाँ पे देखो, डेल्टा एस कॉस थीटा बन जाता है, डेल्टा ई डेल्टा एस कॉस थीटा बन जाता है। तो ई से मल्टीप्लाई कर दिया तो फ्लक्स बन जाता है वो। तो अगर थीटा आपका 0 डिग्री है तब तो मैक्सिमम फ्लक्स जाएगा, यानी कि इसके थ्रू ज़्यादा लाइंस पास करेंगे। लेकिन अगर आपका हल्का सा भी टिल्ट हो जाएगा ना, तो क्या होगा कि अब उतनी लाइन नहीं पास करेंगे जितनी की शायद पहले कर रही थी। देखो हल्का सा टिल्टेड है तो उसमें से कम लाइन पास हो रही है, देखो नीचे वाली लाइन पास ही नहीं हो पा रही है। अगर यहाँ पे आप देखो सेकंड डायग्राम में 1.18 फिगर के सेकंड वाले डायग्राम में देखो, तो हल्का सा जब टिल्ट हुआ तो सारी की सारी लाइन्स उससे पास नहीं हो पा रही हैं। देख पा रहे हो आप लोग, एक लाइन नीचे वाली बच जा रही है देखो। तो वही कह रहा है, मतलब हल्का सा टिल्ट किया तो आपकी देखो जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो अभी कॉस थीटा लग गया तो आपको पता है कि कॉस कब 0 होगा, कॉस कब मैक्सिमम होगा, अभी आपको पता है। कॉस 90, अगर 90 डिग्री हो जाए, मान लो सरफेस जो है आपका 90 डिग्री एंगल बना ले, किसके साथ, ई के साथ, तभी क्या होगा, अगर ई के साथ आपका सरफेस 90 डिग्री बना रहा है तब तो आपका कॉस 90 0 हो जाता है ना। मतलब एंगल बेसिकली किसके इसके बीच है, जो एरिया वेक्टर डेल्टा एस है। ठीक है, सरफेस और डेल्टा एस दोनों डिफरेंट चीज़ है बेटा। सरफेस आपका अलग है और जो एस वेक्टर निकलता है वो सरफेस का नॉर्मल निकलता है। तो आप ऐसे समझना, तो एंगल जो थीटा है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड और उस सरफेस एरिया वेक्टर के लिए है, वेक्टर के बीच का एंगल है। तो अगर वो 90 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, कोई भी लाइन नहीं पास होगी। बिल्कुल सी बात है ना, सीधा सा बिल्कुल प्लेन अगर कर दो, सरफेस को बिल्कुल सीधा कर दो, बिल्कुल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कर दो सरफेस को, तब क्या हो जाएगा, कोई भी लाइन नहीं पास हो रही है भाई, ऊपर से निकल जाएगी लाइन, नीचे से निकल जाएगी, जाएगी नहीं उसके थ्रू। लेकिन
अब अगर उसका ओरिएंटेशन बिल्कुल से 0 डिग्री पे है, यानी कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 0 डिग्री है, तब तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास होगी ना उसके थ्रू। वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है बेटा। तो एरिया को हम एज अ वेक्टर ट्रीट करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो अगर हमको यहाँ पे किसी भी एरिया का नॉर्मल निकालना है, तो एरिया वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सरफेस बनाएंगे और उसका नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, बस जिधर की तरफ से हमको निकालना है। देखो एन कैप इज़ शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है। वैसे ही अगर हमारा ओपन सरफेस है तो हमारी दो सरफेस निकल के आती है, एक ऊपर एक नीचे। जैसे कि हमने सरफेस टेंशन पढ़ा था ना, दो सरफेस हो जाती थी, एक ऊपर एक नीचे। यहाँ पे अगर ओपन सरफेस है तो दो नॉर्मल निकलेंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। लेकिन यहाँ पर क्लोज्ड है अगर, तो अंदर तो बात ही नहीं करते हम। क्लोज्ड वाला मतलब सेकंड वाला केस जो मैंगो जैसा दिख रहा है लेफ्ट साइड में। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें जो है आपका एक ही सरफेस, एक ही वेक्टर निकल के आएगा बाहर की तरफ, बिल्कुल है ना, रेडियली बिल्कुल नॉर्मली आउटवर्ड निकालोगे आप, नॉर्मली आउटवर्ड। याद रखना सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलरली निकलता है एरिया वेक्टर आपका। इज इट क्लियर? वैसे ही जो फ्लक्स का फॉर्मूला है यहाँ पे देखो इस तरीके से हो जाता है, ई इंटू आपका डेल्टा एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे फ्लक्स के बारे में ही बताया और सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता दी। थोड़ा रीड करना, नहीं आएगा तो फिर पूछना, है ना। फिर उसके बाद है कहीं कहीं क्या होता है कि जब आपका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेंडिंग टू ज़ीरो चला जाता है, तब हम वहाँ पे इंटीग्रल लगा देते हैं, ठीक है। तो वो जब हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे उसमें जो आएगा चीज़ें, तब हम उस चीज़ को समझेंगे। अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये क्या है बेटा, इसको देख लेते हैं थोड़ा। इलेक्ट्रिक, ओके। सो नाउ एज आई वाज सेइंग दैट कि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं जो नॉर्मल बताना चाह रहा था ना, एरिया वेक्टर का नॉर्मल, पहले वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, बन नहीं पा रहा था, अभी मैं बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई एक सरफेस है, ठीक है, अगर कोई एक सरफेस है तो उसके बिल्कुल ऐसे नॉर्मल आप लाइन खींच दोगे ना 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ, तो ये आपका इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहलाता है, ठीक है। दिस बिकम्स एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस। इज इट क्लियर? नाउ अभी ये तो एरिया वेक्टर मैंने बता दिया, तो बाकी सारी चीज़ें वही थी जो ऑलरेडी मैंने बता रखी हैं, तो बस और कुछ नहीं है इसमें। थोड़ा सा आप रीड करिएगा, मुझे समझ में आएगा। हमें खैर स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिक डायपोल, थोड़ा सा उसमें समझने वाली चीज़ें हैं, तो उस पर फोकस करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है भाई? इट इज़ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज़ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, ठीक है, ध्यान रखना, पॉइंट चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू, जो कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं लेकिन पोलैरिटी उनकी अपोजिट होती है, ठीक है। दिस कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम कूलम्स लॉ। हम इसको कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं दोनों के लिए, और जो कि सेपरेटेड होते हैं ये कि डिस्टेंस, एक 2a डिस्टेंस लेते हैं हम यहाँ पे। 2a इसलिए लेते हैं बिकॉज यहाँ पे ना 2, जब हमको कभी कभी ना हाफ़ करना पड़ता है डिस्टेंस को, तो जब हम डिस्टेंस को हाफ़ करते हैं तो a अगर लेते हैं तो a/2 करना पड़ता है। इस वजह से पहले ही से 2a ले लिया, ताकि हमारा जो लास्ट में एक्सप्रेशन निकल के आने वाला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल होता है जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है। अच्छा, अब द लाइन कनेक्टिंग द टू चार्जेस डिफाइंस द डायरेक्शन इन द स्पेस। ये जो लाइन कनेक्टिंग होती है ना, तो बाय कन्वेंशन जो होता है, दो डायपोल अगर यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, और ये दोनों एक दूसरे को एक लाइन से मान लो ज्वाइन किए हुए हैं, तो आपकी एक डायरेक्शन आती है जो कि होती है माइनस से प्लस की तरफ। दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ दिस डायपोल, ठीक है। तो ये जो है आपका डायपोल का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम डायपोल समझ लिए, डायपोल होता क्या है, अभी और थोड़ा स्टडी करेंगे तो और समझ में आएगा कि और चीज़ें क्या है। नाउ तो अभी ये देखो बेटा, यहाँ पे क्या गिवन है कि बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम माइनस क्यू टू क्यू ए, तो मैंने पहले ही बता दिया, इट इज सेड टू बी द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल। और मिड पॉइंट जो होता है उन दोनों लाइन जॉइनिंग का मिड पॉइंट होता है, दिस इज दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द डायपोल। उसको हम सेंटर ऑफ द डायपोल बोलते हैं बेटा, ठीक है। सो और आगे बढ़ते हैं। द फील्ड दैट इज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल हमको निकालना है। चलो खैर ये समझते हैं थोड़ा सा और ऊपर। द टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर हम बात करें भाई, इक्वल इन अपोजिट है,
इक्वल एंड अपोजिट, मतलब इक्वल भी है और अपोजिट डायरेक्शन में है बिल्कुल, तो पोलैरिटी अपोजिट है, तो दोनों का सम करेंगे वो तो ज़ीरो ही आना है, तो टोटल चार्ज तो ज़ीरो है। लेकिन टोटल चार्ज ज़ीरो होने का ये मतलब नहीं है कि इसके थ्रू जो भी कहीं भी पॉइंट पे हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वो भी ज़ीरो आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होता है, बिकॉज कि अगर मान लो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव क्यू रखा हुआ है, और कोई एक ऐसे पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, पॉइंट P, जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है मान लो, तो उसके केस में क्या हो जाएगा बेटा, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो कुछ तो होगी ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम 2a मान के चलते हैं। मान लो ये आपका सेंटर से लेकर के इस मतलब डायपोल का सेंटर ही मान लो ये है, सेंटर से लेकर के यहाँ पॉइंट P तक की डिस्टेंस r है, ठीक है। तो अभी ये a बच गई, सेंटर से ले रहे हैं ना, तो ये वाली a होगी, a + a बिकम्स 2a, ठीक। तो अब देखो डिस्टेंस प्लस q तो इस पॉइंट के पास है, लेकिन जो माइनस q है ये तो थोड़ा दूर है ना बेटा, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगी वो तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है ना, तो इसके थ्रू जो आएगी वो अलग आएगी, इसके थ्रू आएगी वो अलग आएगी। तो इसी के कारण यहाँ पे ओवरऑल हम ऐसे नहीं कह सकते कि चार्ज भले ही ओवरऑल ज़ीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट मतलब ड्यू टू डायपोल एट सम पॉइंट P दैट विल नॉट बी ज़ीरो, एंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से जो भी होगी वो भी ज़ीरो होगी, टोटल चार्ज ज़ीरो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी हो जाएगी ज़ीरो। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, देखो आगे कह रहा है कि however at distance much larger than the separation of the two charges forming a dipole, मतलब r अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 2a से, यानी कि जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो बहुत ही ज़्यादा दूर हो गया डायपोल से, मतलब डायपोल खुद तो बहुत छोटा है लेकिन उसका डिस्टेंस जहाँ पे निकालना है वो बहुत दूर हो गया, उस केस में क्या होगा, तब जो फील्ड होती हैं ड्यू टू q और माइनस q वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं, क्योंकि इतनी लार्ज डिस्टेंस पे अब प्लस q से भी डिस्टेंस नापोगे तो भी कुछ आएगी और माइनस q से नापोगे तो कुछ आएगी, डिस्टेंस वो लगभग इक्वल सी हो जाती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, तो तब के केस में आपका ये कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। बट ऐसे नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल देयरफॉर फॉल्स ऑफ, उस केस में अगर लार्ज डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो 1/r² की तरह डिपेंडिंग होता है, आप तो जानते हो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड, बट यहाँ पे जो डायपोल होता है ना वो 1/r³ के डिपेंडेंसी शो करता है, अभी आगे पता चलेगा वो कैसे। तो आप ऐसा समझो कि मान लो आपके पास, देखो किसी भी डायपोल में ना हम दो केस पढ़ने वाले हैं, दो जगह पॉइंट बनाएंगे हम, जैसे ये डायपोल है +q -q, तो यहाँ पे जो पॉइंट अगर बोलेगा कैलकुलेट करने को, या यहाँ बोले यहाँ बोले यहाँ बोले यहाँ बोले, तो ये सारे पॉइंट्स आपके कहलाते हैं एक्सियल पॉइंट्स। कौन से कहलाते हैं, एक्सियल पॉइंट्स, या फिर हम उसको पॉइंट्स ऑन द एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑन द एक्सिस या फिर एक्सियल पॉइंट। लेकिन अगर आपका पॉइंट, मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, अगर आपका पॉइंट मान लो कुछ इस तरीके से, मैंने यहाँ दे दिया और यहाँ दे दिया, बिल्कुल सेंटर से, ये सेंटर है अगर, तो सेंटर के बिल्कुल ऊपर मतलब परपेंडिकुलर इस तरीके से एक पॉइंट दे दिया, तो ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट कहलाते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, इसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटर होता है ना अर्थ का, तो वहीं से वर्ड आया है इक्वेटोरियल पॉइंट, जिसको हम डायपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, या चाहे यहाँ पे, मतलब एक एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड आगे चल के, और एक हम नॉर्मल उस पर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक्सियल करेंगे, उसके बाद इक्वेटोरियल पे आएंगे, क्योंकि इक्वेटोरियल वाला थोड़ा सा टिपिकल होता है, अदरवाइज़ सारी चीज़ें सेम ही हैं। तो चलो आओ देखते हैं कैसे क्या है। चलो अभी इसको हटाते हैं, अभी हमारे पास हट गया सब कुछ, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, चलो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पेयर ऑफ चार्जेस +q and -q एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस कैन बी फाउंड वन आउट फ्रॉम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ लगा के हम निकाल सकते हैं, और कूलम्स लॉ के साथ हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का भी यूज़ करते हैं, जो कि कहता है कि इंडिविजुअल निकाल के वेक्टर सम कर दो, है ना। तो द रिजल्ट्स आर सिंपल फॉर द फॉलोइंग केसेस, व्हेन द पॉइंट इज़ ऑन डायपोल एक्सिस एंड व्हेन इट इज़ इन इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन पे हो कहीं पे, अगर इक्वेटोरियल प्लेन वो प्लेन होता है जो कि सेंटर को बिल्कुल काटते हुए डायपोल के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा होता है, दैट इज़ नोन एज इक्वेटोरियल प्लेन। तो वहाँ पे कोई भी पॉइंट हो, दैट इज़ नोन एज इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो ऑन दैट इज़ ऑन अ प्लेन ऑन परपेंडिकुलर होता है, यही चीज़ बता रहा है।
हमें क्या निकालना होता है, एक बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक जनरल पॉइंट P कोई भी अगर कंसिडर हमें मिलेगा कि यहाँ पे निकालना होगा, एक बार हम उस पॉइंट पे प्लस Q के वजह से निकालेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, फिर हम माइनस Q के वजह से निकालेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। और तरीका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का, जिस भी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता रहता है वो तो सोर्स चार्ज होता है हमारा, है ना। तो सोर्स चार्ज से किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है, किसी दूरी पे रखा होता है वो, उस पॉइंट पे हमको कहता है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को अगर हमको कह दिया तो व्हाट वी विल डू, वी विल कंसिडर अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एंड तब देखेंगे उस टेस्ट चार्ज को अगर उस पॉइंट पे रखेंगे तो फोर्स किधर की तरफ फील होगा उसको, तो वही जो फोर्स जिधर की डायरेक्शन में फील होगा दैट बिकम्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू द सोर्स चार्ज। समझ में आई बात। तो ये हो गया इसका। अभी यहाँ पे फिर +2 है, तो आगे बढ़ते हैं। फॉर एक्सेल पॉइंट पे ले लो, मान लो यहाँ पे कह रहा है लेट द पॉइंट P बी एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल ऑन द साइड ऑफ द चार्जेस Q। इसका कि डायग्राम आपको नेक्स्ट पेज पे बना हुआ है, यही आओ डायरेक्ट, ठीक है, ये बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें तो बन गई है ना। अभी हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमें निकालना है प्लस Q की वजह से पॉइंट P पे। देखो पॉइंट P दिख रहा होगा सबको ही, ये पॉइंट है P, है ना, यहाँ पे ये पॉइंट आपका P है। अच्छा प्लस Q यहाँ रखा है, माइनस Q यहाँ रखा है, डिस्टेंस दोनों के बीच की 2a है। चलो भैया इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई, हटाओ इसको, ठीक। तो ये सारा डायग्राम बिल्कुल क्लियर है आपको। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट P पे रख देंगे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसको हम Q0 से पॉजिटिव Q0। अब भैया ये P पे जब रखा है तो Q की वजह, अब हम ऊपर एकदम पॉइंट पे नहीं बना सकते, नहीं तो आपको डायग्राम नहीं दिखेगा, तो हम इसलिए नीचे बना रहे हैं। अच्छा प्लस Q जो उसको रिपल्शन देगा इधर की तरफ, है ना, प्लस थ्रू तो रिपेल कर देगा प्लस Q उसको, और पास में है तो तगड़े से रिपेल करेगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होगा। माइनस Q ये दूर पे रखा है थोड़ा सा, ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा अपनी तरफ, ठीक है। लेकिन भाई इन लोगों की डिस्टेंस भी तो अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी डिफर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट वेयर यू नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, देखो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 2a, तो इसको हाफ जब करेंगे तो ये बन जाएगा a और उस दूसरा हाफ विल बी a, तो ये 2a डिस्टेंस हो गई। अच्छा सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस पॉइंट की है r, सेंटर से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है r। समझ में आ रही है मेरी बात। अच्छा चलो हम उसको एक डायपोल बनाते हैं तब बताते हैं आप लोगों को, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, उससे क्लियर समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा रेप्लिकेट करेंगे एक बार अपनी तरीके से, ये डायग्राम बनाएंगे थोड़ा सा, और एक सेकंड, चलो। तो ये आपका प्लस Q इधर है, नहीं थोड़ा इधर बना दिए, तो आपका ये है पॉइंट P, ये है आपका प्लस Q, ये है आपका माइनस Q, ठीक। समझ में आ गई बात। थोड़ा सा डेंसिटी कम करते हैं ब्रश की, बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये इनके बीच की डिस्टेंस है 2a। अच्छा सेंटर से लेके P तक की डिस्टेंस है r, ठीक है। अब भैया देखो प्रॉब्लम ये आई कि प्लस Q वाला पास है इस पॉइंट के और माइनस Q वाला दूर है। अब इसको अगर हम सेपरेट करेंगे डायपोल से सेंटर से, ये तो a हो गया और ये a हो गया, तभी तो 2a डिस्टेंस है। अब देखो ये a हो गया, इसीलिए 2a लिया। अभी a लेते तो a/2 होता तो दिक्कत होती ना हमें एक्सप्रेशन में। अब देखो अब प्लस Q से P के बीच की डिस्टेंस अगर हम बात करें तो कितनी है, r में से अगर हम a निकाल देंगे तो जितनी दूरी बचेगी, जितनी आपकी अलग कलर से बनाऊँ, इसके और इसके बीच की दूरी निकल आई हमारी, P और प्लस Q के बीच की दूरी, दैट इज़ r माइनस a। अब भैया P और माइनस Q की दूरी कितनी है ज़रा ये बता दो। ये तो सीधी सी बात है ना, ये हो गया यहाँ से यहाँ लेकर a है और बाकी जो बचा वो r है, ठीक है। तो ये आपका बन गया r प्लस a।
तो जो माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस है वो बन गया आपका आर प्लस ए। तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तो डिफर आ जाएगा, डिफरेंस तो आएगा ही। देखो दोनों लिखा हुआ है। और एक और बात, तो डायरेक्शन जो हम लिखते हैं ना, डायरेक्शन बेटा आप जो है डायपोल की डायरेक्शन कहाँ होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू में, यानी कि इसकी डायरेक्शन की अगर मैं चलो ब्लू कलर से लिखते हैं उसकी डायरेक्शन डायपोल की, तो ये हमारी डायरेक्शन होगी इधर से इधर। ये तो डायपोल की डायरेक्शन, नीला वाला जो एरो पर्पल वाला, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ द डायपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ द डायपोल इधर की तरफ है, तो डायरेक्शन, अब डायपोल का सिंबल होता है पी, ठीक है, डायपोल के लिए सिंबल होता है पी। अगर पी हम कैप की बात करें तो ये पी कैप की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एरो पी कैप। अगर माइनस पी कैप की बात करेंगे तो ये वाला एरो इधर की तरफ ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो इस चीज़ को, सेम मैग्नीट्यूड, बस माइनस लग गया तो उस डायरेक्शन चेंज हो गया। अब इतना ध्यान रखो। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है तब तो पॉजिटिव है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपोजिट आ रहा है ना, तो नेगेटिव आ जाता है। तो वही आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे बन रखा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। देख लो आराम से, ठीक है, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो यही है डायरेक्शन का थोड़ा सा खेल है इसमें, है ना। अभी तो ये तुमको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है कूलम्स वाला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने सीखा था, 1/4πε0 चार्ज अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है और सोर्स चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो एक बार डिस्टेंस लोगे, अगर प्लस क्यू के लिए निकालोगे तो डिस्टेंस आर माइनस ए लोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे। अगर आपको निकालना है उसके लिए क्या नाम है, उसके माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे, तो आप जो है आर प्लस ए ले लोगे डिस्टेंस और उसका स्क्वायर कर दोगे। तो दोनों आप निकाल के वहीं यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है। अब क्योंकि ये एनसीईआरटी है तो डायरेक्ट काम करेगा हम, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर दिए कैसे आया वो चीज़। बस फिर दोनों का क्या करना है, हमको दोनों का वेक्टर सम कर देना है। वेक्टर सम जब करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन देखने को मिल जाता है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। देखो इसको मैं हटाता हूँ अगर, तो ये वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है ना सबको, तो बस यही वाला एक्सप्रेशन है। देखो ये वाला एक्सप्रेशन इधर से देखो ऐसे, ये वाला जो एक्सप्रेशन दिख रहा होगा सबको, दिख रहा है ना बेटा, बस ये ऐसे ही आ जाता है। चलो तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। अभी इसको भी हटाते हैं। अब इसमें केस आता है कि अगर आपका जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाए डायपोल से, तब क्या होगा। देन हमारे पास हम ये लिख सकते हैं कि देन आर डिस्टेंस, 1 मिनट, तब जो हमारी आर डिस्टेंस होगी, दैट विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। ए क्या है भाई, डायपोल की लेंथ ही तो थी, आधी लेंथ थी 2a, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो हम ए वाले पार्ट को निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब ए वाले पार्ट को हम निगलेक्ट कर देते हैं एक्सप्रेशन से। और जैसे ही निगलेक्ट करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन जो है चेंज होकर के बिल्कुल सा बदल जाता है ना, एकदम से देखो बदल जाता है और इस तरीके से बन जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सप्रेशन बहुत ही क्लियरली, है ना। ये वाला एक्सप्रेशन तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को, सी दिस वन, है ना, ये वाला एक्सप्रेशन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अगेन थोड़ा सा अभी इसको हटाते हैं। अब तो समझ में तो आ ही गया ना, डायपोल दिमाग में तो पिक्चर बन ही गया होगा, आप लोग ने अपने कॉपी में भी बना लिया होगा, तो कॉपी लेकर ही बैठे होगे, हवा में तो पढ़ नहीं रहे होगे, कॉपी में बना लिया होगा। तो उसको बना करके अब उसी को देखते हुए चलना और समझते चलना, ठीक। तो फ्लक्स भी वैसे ही था, यहाँ भी वैसे ही है। देखो अच्छा, फ्लक्स के बारे में एक बात बताते हैं। जैसे वहाँ पे था ना एक, हाँ, जैसे मान लो इतनी ये फील्ड लाइन्स हमने ढेर सारी बना दी, ठीक है। ये फील्ड लाइन्स हमने ढेर सारी ऐसे बना डाली, बहुत ढेर सारी फील्ड लाइन्स है। चलो अब फ्लक्स मैक्सिमम कब था, हमारा फ्लक्स मैक्सिमम तब था जब हमारे पास कुछ इस तरीके का सिचुएशन थी, ठीक है। जब हमारे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन थी, ऐसी, दूसरे कलर से बनाना पड़ेगा इसको, रिंग को। तो हमारे पास फ्लक्स की सिचुएशन इस तरीके की थी, देखो इस तरीके का था जब, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन उसके थ्रू पास हो रहा था। फिर जैसे ही हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो टिल्ट करने का मतलब कैसे, मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। अगर मैं टिल्ट करने का मतलब दूसरे पिंक कलर से बनाऊँ, तो मैं टिल्ट करके मान लो इसको ऐसे रखा, जैसे ही ये तो ओवल हो गया, थोड़ा सा टिल्ट
चलो टिल्ट तो रफ हैंड से बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। अगर मैं इसको टिल्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से कर दूंगा, मान लो इस तरीके से हो जाएगा, टिल्ट कर दिया इसको किसी एंगल पे, तो देखो अब ऊपर वाली जो फील्ड लाइन थी और नीचे वाली जो फील्ड लाइन थी वो इसके थ्रू नहीं पास हो पा रही है। यानी कि टिल्ट करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, फील्ड लाइंस पास होना कम हो जाती हैं। और जैसे टिल्ट करते करते एकदम ऐसे कर दोगे, एकदम ऐसे सीधा बना दोगे तो कुछ लाइन ही नहीं बचेगी जो जाए। तो एंगल का मतलब वही था वहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को अब थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे मैं डायग्राम पिछली बार नहीं बना पाया था पिछले वीडियो में, तो इस वजह से थोड़ा सा नहीं है। चलो वो चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो डायपोल पे वापस आते हैं, तो यहाँ तक आ गया आप लोगों को, यहाँ तक तो आ ही जाएगा। अब इक्वेटोरियल प्लेन पे आते हैं। सेकंड केस था अगर पॉइंट आपका इक्वेटोरियल प्लेन पे हो, देखो इक्वेटोरियल प्लेन दिख रहा है सबको, ये है ना, ऐसा ही होता है इक्वेटोरियल प्लेन, है कि नहीं है। तो क्या होगा तब, जो होगा वो तो ऐसे ही होगा कि एक पॉइंट पी हमने ले लिया बिल्कुल सेंटर से ऊपर की तरफ, यहाँ पे मान लो फिर से बनाना पड़ेगा डायपोल। तो बनाते हैं भैया, डायपोल बना लेते हैं। ऐसे डायपोल बन गया। ये अब की बार प्लस क्यू यहाँ पे है और माइनस क्यू यहाँ पे है, और यहाँ कहीं पी पॉइंट है, ये आपका सेंटर है। तो ये है ए, ये भी है ए, 2A होता है, तुमने आधा आधा बांट लिया। इस लाइन को थोड़ा सा जॉइन कर लो, ये परपेंडिकुलर होगा इसका, तो ठीक है। तो ये पॉइंट है। अच्छा, अब पॉइंट पे हमको पी पे ही तो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही यहाँ पे आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे, इसको जो फोर्स फील होगा प्लस की उसको धड़ से इधर रिपेल करेगा, ठीक है। और ये इसको टेढ़े से बिल्कुल ऐसे अट्रैक्ट करेगा, माइनस क्यू। भाई सेम इन मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। तो आप ये दो वेक्टर मिल गए आपको, एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है। तो आप पैरेललोग्राम ऑफ लॉ वेक्टर एडिशन या तो आप यूज़ कर लो, तो इसका रिजल्टेंट दोनों का इधर की तरफ आएगा, या फिर इनको रिजॉल्व कर लो। भाई हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहे दोनों ही, है ना, तो दोनों का जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आएगा वो इधर की तरफ आ जाएगा, दोनों का अलग अलग। कॉस थीटा कंपोनेंट इधर आ जाएगा, साइन वाला इधर जाएगा दोनों का, तो साइन वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन कॉस वाला ऐड हो जाएगा। तो आपका जो ओवरऑल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी आपका ये ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस में ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अच्छा, डायरेक्शन इनकी राइट की तरफ है, समझ रहे हो, डायरेक्शन इनकी राइट की तरफ है, लेकिन आपका जो डायपोल का डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव है, इधर की तरफ। तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल काम हो रहा है, तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है। क्योंकि अगर ये है तो पी कैप लगा दोगे सेम डायरेक्शन में, अगर नहीं है तो भाई माइनस पी कैप लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से होता है, जो अपने आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा कैसे क्या है। तो ये डायग्राम तो समझ में आ गया ना तुम लोगों को, तो वही चीज़ यहाँ पे बनी हुई है, ठीक, सेम चीज़ यहाँ पे आपके बुक में भी बन रखी है, दिख रहा होगा आपको। नाउ इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी अलग अलग वो निकाल लोगे। अब देखो, अब भाई दोनों के Q और उस पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस क्या है भाई, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आएगा, है ना। तो ऐसे ही करके आपका यहाँ पे ये निकल रखा है। और अब सोचोगे सर कॉस थीटा का हम कैसे करेंगे। अरे भाई कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा कहाँ से है, कॉस थीटा तो आ गया ना, कॉस थीटा कहाँ से निकालोगे, देखो ये एंगल थीटा था हमारा, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो यहाँ से एक ट्रायंगल पकड़ो, कॉस थीटा निकाल लो, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा और आपका एक्सप्रेशन इस तरीके से चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। ये देखो आपका एक्सप्रेशन इस तरीके से आता चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो उसको करते रहिएगा। अब इसमें भी एक केस फिर वही कंसिडर करना है कि अगर मान लो R बहुत ज़्यादा हो गया A से, तो क्या होगा, तो यही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ये यहाँ पे आ गया बेटा, ठीक है। तो अभी जो है इतना समझ लो, फिर उसके बाद रीड करो। अच्छा, रीड करने पे आते हैं थोड़ा सा, और अब कॉन्सेप्ट रीड करते हैं। ये तो हमें एक्सप्रेशन तो आ गया, चलो ठीक है, वो प्रैक्टिस से आ ही जाएगा, और 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, डेरिवेशन तो पता ही है। नोटिस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट द डायपोल फील्ड एट लार्ज डिस्टेंसेस वो 1/r स्क्वायर को नहीं फॉलो करती। लार्ज डिस्टेंस की बात करें तो वो 1/r क्यूब को फॉलो करती है। देखो यहाँ पे दोनों के एक्सप्रेशन में अपॉन में r क्यूब है, चाहे इक्वेटोरियल की बात कर लो चाहे एक्सियल की बात करो, देखो यहाँ पे भी यहाँ पे भी, है ना।
मैं पॉइंट आउट कर दूं तो देखो यहाँ पे भी आर क्यूब है और यहाँ पे भी आर क्यूब आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, दोनों ही है। तो इसीलिए ये हमारा डायपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करें तो। अच्छा, डायपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है भैया? फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं रियल में क्या है ये एक्चुअली में, ठीक है। पढ़ते क्यों है इसको हम, देखो अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इन मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। सेंटर बेसिकली यहाँ नीचे एक टर्म दिया हुआ है, उससे कंपेयर करके कह रहा है, नीचे गिवन है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे स्टार बना हुआ है ना, स्टार वाली चीज़ें नीचे लिखी होती है। लाई एट द सेम प्लेन, मतलब सेम प्लेस पे लाई करता है, तब तो उनका जो डायपोल मोमेंट होता है ज़ीरो हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया CO2 हो गया आपका, या फिर मीथेन हो गया, ये सब के डायपोल मोमेंट ज़ीरो होते हैं, ठीक है। इनके खुद की वजह से इनका खुद का कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता। इसके अंदर डायपोल मोमेंट अगर आना भी होगा तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब इनके अंदर आ जाएगा। हाउएवर दे डेवलप अ डायपोल मोमेंट व्हेन दे आर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जैसे कि मैंने पहले बताया। बट कुछ मॉलिक्यूल्स में ऐसा होता है कि उनका जो सेंटर होता है वो सेम जगह पे लाई नहीं करता, तो इसके कारण क्या होता है, वो उनके अंदर एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रहता ही रहता है, क्योंकि वो सेम प्लेन में नहीं लाई कर रहे हैं। इवन अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना हो, लेकिन उनके अंदर एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, जिसके कारण हम इन मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं, जो कि केमिस्ट्री का चीज़ है, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स, तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जिसके अंदर एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। तो आज ये भी केमिस्ट्री भी जान लिया आपने यहाँ पे। तो आगे वैसे है केमिस्ट्री में आप लोगों को बताया जाएगा ये चीज़ डिटेल में कि कौन से मॉलिक्यूल्स पोलर है कौन नहीं है। तो आपका जो वाटर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा पोलर होता है, और मतलब बेस्ट एग्जाम्पल होता है पोलर का। बाकी बेंजीन भी है, तो धीरे धीरे वो आपको समझ में आएगा। तो ये पोलर होता है, बेस्ट इसको एग्जाम्पल मानते हैं हम, ठीक है। बाकी तो वेरियस टाइप ऑफ एग्जाम्पल हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स गिव्स राइज टू इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ एंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर उसके एब्सेंस में। तो ओके, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करिएगा। एक में एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आप लोग लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पे थोड़ा सा टॉर्क का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। डायपोल जो है यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में, फिर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड गॉस लॉ वगैरह, उसका एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें हमें अभी पढ़नी है, तो उसके लिए आप फ़िलहाल के लिए आप इतना पढ़ लो एक क्लास के लिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं और वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आप लोग को अपने आप ही मिलती रहेगी। मान लो मैं कभी भी अपलोड करूँ, अगर सब्सक्राइब करे रहोगे तो कभी भी पता चल जाएगा, नहीं तो मैं भेज ही दूँगा लिंक, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा अच्छे से, पॉज कर करके रिवाइंड करके देख सकते हो जैसे भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि जूम मीटिंग से बेटर है कि रिकॉर्ड करके इसमें अपलोड कर दिया जाए, ताकि आपको कभी भी देखना हो, जिसका छूट भी गया है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए जो पहले की टॉपिक्स हैं उसको आप पढ़ लेना, आगे के जो भी टॉपिक्स हैं मैं रिकॉर्डिंग बना के डालता रहूँगा। ओके देन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।